गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रुन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट होने वाला है। हम लोग भी इनवाइस स्टार्ट हो गई है। आपके शैक्षिक तकनीकी से 4 यूनिट जा चुके हैं। आज आपका लास्ट यूनिट 5th यूनिट है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। शुरू से देखकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, थर्ड ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और लास्ट ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। इसका आंसर है ए, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी आपका 1942 टू 1955 तक है। ये भी आपको कई बार डेट पूछ लेता है, ये भी याद रखना है। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो उस समय निर्वात ट्यूब यूज़ किया जाता था। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मशीनी भाषा, बाइनरी यानी 0 या 1 का स्टोर प्रोग्राम होता था। अगर हम मेमोरी की बात करें तो उस समय पंच कार्ड, पेपर टेप, ये सब चीज़ें होती थी। अगर हम गणना की बात करें यानी कि समय की गति की बात करें तो वो मिली सेकेंड में होता था। हम द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी में आपका हार्डवेयर ट्रांजिस्टर था। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी कि इनकी भाषा की यूज़ की जाती थी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की बात होती है। अगर हम इसी में गणना की बात करें यानी कि समय की बात करें, इसकी गति की बात करें तो माइक्रो सेकेंड की बात होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो उस समय हार्डवेयर आपका इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेटेड चिप था, SSI, MSI ये सब था। अगर हम उसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण यानी कि टाइप शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। साथ साथ अगर हम उसके मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में आपका चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी। और अगर हम उसके समय की बात करें तो उस समय नैनो सेकेंड इसकी गति थी, समय गति थी। फिर हमारा चतुर्थ पीढ़ी जाते हैं तो चतुर्थ पीढ़ी में आपका हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर था, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आ चुकी थी। फिर हम अगर उसकी बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर में आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूनिक्स और C भाषा का यूज़ करने लगे, यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने लग गए थे। अगर हम इसके बात करें मेमोरी की तो मेमोरी में आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी आता था। फिर हम अगर इसकी बात करें आपके समय की यानी कि इसकी गति कितनी थी तो ये पिको सेकंड थी, ठीक है, PS लिखते हैं इसे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, थर्ड है आपका कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना और लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो इसका आंसर है C, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। यानी कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है आपका? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसको कब, इस साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? पहला है आपका चार्ल्स बेबेज, दूसरा है आपका होलरिप, थर्ड है आपका लेबनीज और लास्ट आपका ब्लेस पास्कल। इसका आंसर है ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। इसका अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने, वो ब्रिटिश गणितज्ञ थे और उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजीनियरिंग और 1842 में एनालिटिकल इंजीनियरिंग का निर्माण किया था। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में उनका योगदान उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन से, दूसरा ऑप्शन है पर्ण से, थर्ड है आपका क्रोमियम और लास्ट आपका स्वर्ण। तो इसका आंसर है ए, सिलिकॉन। यानी कंप्यूटर में जो IC चिप बनती है वो आपका किससे होती है? वो आपका सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें यानी कि IC चिप की बात करें, इसका फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसको अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने बनाया था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? पहला ऑप्शन है परम, दूसरा ऑप्शन है अनुपम, थर्ड है आपका पेस और लास्ट ऑप्शन आपका विप्रो। तो इसका आंसर है डी, विप्रो। विप्रो आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगर हम परम सीरीज़ की बात करें तो परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद से अनुपम की बात करें तो वो आपका सुपर कंप्यूटर है जिसे हम बाबा ऑटोमेटिक्स रिसर्च सेंटर में इसका विकास किया गया था। पेज सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया था और विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है। ये एक कंपनी का नाम है जबकि ये सब सुपर कंप्यूटर है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बार का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। तो इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली आपकी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। यानी ये आपको इसका बारे में भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु शहर में सिलिकॉन वैली का नाम से विख्यात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडेक का संबंध है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है टीवी, थर्ड ऑप्शन है टेलीमेटिक्स और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, कंप्यूटर। सीडेक का संबंध आपका कंप्यूटर से है। सीडेक का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीडेक का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीपीयू का अंग होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है एएलयू, थर्ड है आपका मेमोरी और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के ये अंग माने जाते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, ये सभी चीज़ें होती हैं। अगर हम सीपीयू की बात करें, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट आता है और कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आपका अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट आता है और ये पूरा रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना। सीपीयू के बाद आप आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता क्या है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण रखता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तथा इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है कंट्रोल यूनिट? ये सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अगर हम बात करें आपके अर्थमेटिक यानी कि एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको भी आप पूरा फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही आपको एएलयू का भी फुल फॉर्म याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कई बार पूछ लेता है। तो ये भी आपका सीपीयू का एक भाग होता है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है। एएलयू को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है एयू और दूसरा है आपका एलयू, यानी अर्थमेटिक यूनिट और आपका लॉजिकल यूनिट। ये दो भागों में बांटा जाता है। इनका मेन काम क्या होता है? एएलयू डाटा पर आपका मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं की जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारे एलयू में डाटा का तार्किक कार्य यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। मेमोरी रजिस्टर की बात करें तो मेमोरी में आपका क्या होता है? ये उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी होता है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसमें सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। और सीपीयू के वर्तमान उपयोग में ये डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और अंतिम जो परिणाम को है वो रजिस्टर में ही स्टोर करता रहता है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके ही अंतर्गत आपका कंट्रोल यूनिट आता है और कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आता है जिसे रजिस्टर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट आपका सीपीयू का ही एक भाग है जिसमें कार्यों का नियंत्रण रखता है, यानी कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अगर हम बात करें एएलयू की, तो एएलयू का फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? एएलयू यानी कि ये डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। ये दो भागों में बांटा जाता है, एयू और दूसरा है आपका एलयू। एयू यानी कि अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है आपका एलयू यानी कि लॉजिकल यूनिट। एयू क्या करता है? डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। और एलयू का क्या काम होता है? डाटा पर तार्किक कार्य करना, जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सब चीज़ें। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या है? ये भी उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है और वर्तमान में इसके उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि डाटा है, प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस है और अंतिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी और लास्ट ऑप्शन है आपका सीपीयू। तो इसका आंसर है ए, रैम। रैम का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। रैम का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम रोम की बात करें तो रोम है आपका रीड ओनली मेमोरी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है यानी कि अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पे रखा जाता है और इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, दूसरा है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड है आपका रीड एंड मेमोराइज और लास्ट ऑप्शन रिकॉल और मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक संक्षिप्त अक्षर है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? संक्षिप्त अक्षर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे आपका फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको याद रखना चाहिए, लोकल एरिया में नेटवर्क होता है। ठीक है, फिर LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। MIPS का भी आप पूछ लेता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टेस्ट में आती है, आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर आपका है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें कई बार आपको ये सिनोनिम से पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अधिगम का संक्षिप्त नाम है। पहला ऑप्शन है CML, दूसरा ऑप्शन है CAI, थर्ड ऑप्शन है CAL और लास्ट ऑप्शन है CBL। इसका आंसर है डी, CBL यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। CBL कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इसका आंसर है, जिसे हम हिंदी में कंप्यूटर सहायक अधिगम कहते हैं। CML की बात करें तो कंप्यूटर मैनेज लर्निंग होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, CML। CAI की बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। CAL की बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग होता है। एक आपका आता है CMI यानी कि कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कई बार पूछ लेता है CMI का क्या कार्य है, तो CM यानी कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, क्या काम है उसका काम है कि कंप्यूटर अनुदेश सामग्री का भंडारण, प्रबंधन, निर्देशन और संप्रेषण द्वारा व्यक्तिगत अधिगम के रूप में अनुभव प्रदान किया जाता है। CMI की क्या किया जाता है? कंप्यूटर अनुदेशन सामग्री का भंडारण, प्रबंधन, निर्देशन तथा संप्रेषण द्वारा व्यक्तिगत अधिगम का रूप में अनुभव प्रदान किया जाता है। अगर हम CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो आपका क्या होता है? इसके अंतर्गत छात्र की कंप्यूटर से प्रत्यक्ष रूप से अंतर प्रक्रिया होती है। CAI में क्या होता है? छात्र की कंप्यूटर से प्रत्यक्ष रूप से अंतर प्रक्रिया होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, थर्ड है स्कैनर और लास्ट ऑप्शन आपका प्रिंटर। तो इसका आंसर है डी, प्रिंटर। आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है। जबकि आपका कीबोर्ड, माउस, आपका टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, टर्मिनल, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की तो प्रोसेसिंग आपका CPU है। आउटपुट कौन सा है? जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, माइक्रोफिल्म्स है, तो ये सब आपके आउटपुट है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में IC, फिर आपका फ्लॉपी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, CD, ये सब चीज़ें आ जाती है। मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। इनपुट है आपका कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, टर्मिनल, ये सब चीज़ें आपकी इनपुट में आ जाती है। प्रोसेसिंग आपका CPU है। आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रिंट और फिर आपका प्रिंटर, फिर आपका माइक्रोफिल्म है। फिर आपका अगर हम स्टोरेज की बात करें तो IC, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और CD, ये सब चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं यानी इन्फॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा ऑप्शन है पेजर, थर्ड ऑप्शन है सेलुलर फ़ोन और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका आंसर है डी, इंटरनेट। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट क्या करता है? सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे सूचना राजपथ कहा की संज्ञा दी गई है। इंटरनेट पर जो सूचना होता है तीव्र आदान प्रदान होता है, इस वजह से इसको सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मेल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जनक की बात करें तो रेट टॉमलिंसन इनके जनक है। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आई लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है क्लोज लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंट लर्निंग और लास्ट ऑप्शन है ई लर्निंग। इसका आंसर है डी, ई लर्निंग।
ई लर्निंग आपका क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए अध्ययन का लोकप्रिय तरीका माना जाता है। ई लर्निंग के द्वारा हम बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स यानी ई व्यापार का अर्थ है। पहला ऑप्शन निर्यात व्यापार, दूसरा ऑप्शन यूरोपीय देशों से व्यापार, थर्ड है इंटरनेट पे व्यापार और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, इंटरनेट पे व्यापार। ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट पे व्यापार करना, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ई व्यापार कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसा संभव हो पाया है। ध्यान रखेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ही आपका ई व्यापार यानी कि आपका ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है पॉल एलन, थर्ड आपका है आर टॉमलिंसन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, आर टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता आपके आर टॉमलिंसन हैं। ईमेल का आविष्कार आपका अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। इस पर ध्यान रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल है। पहला ऑप्शन है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, थर्ड है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और लास्ट ऑप्शन है एक रियल टाइम कन्वेंशन। तो इसका आंसर है सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना आपका ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्वव्यापी जाल www के आविष्कार और प्रवर्तक है। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन ली एन फियोंग, थर्ड ऑप्शन है एन रसल और लास्ट ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली। इसका आंसर है डी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने ही विश्वव्यापी जाल www के आविष्कार और प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपको कई बार पूछ लेगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका आंसर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब जिसका प्रयोग किसमें, इंटरनेट में किया जाता है, और इसका विकास किसने किया, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया। कई बार डेट भी पूछ लेता है, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू, गूगल और MSN है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट साइट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ब्रांड, थर्ड ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ और लास्ट ऑप्शन शनि ग्रह के छल्ले। तो इसका आंसर है ए, इंटरनेट साइट। याहू, गूगल और MSN आपका क्या है, आपका इंटरनेट साइट है। याहू आप देखते ही हैं, गूगल, MNS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये इंटरनेट की साइट से जो सर्च इंजन का काम करती है। ये सब क्या है, सर्च इंजन से। याहू, गूगल और MSN यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये आपके क्या है, सर्च इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशात्मक प्रविधि है, दूसरा ऑप्शन इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, थर्ड है और वह दोनों ही, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, और वह दोनों, यानी कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशात्मक प्रविधि है और इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने के वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में किस सन में इलियन वायर्स विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था? पहला ऑप्शन 1961, दूसरा ऑप्शन 1960, थर्ड ऑप्शन 1962 और लास्ट ऑप्शन 1963। तो इसका आंसर है ए, 1961, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में 1961 में आपका इलियन वायर्स विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण के लिए क्या तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्लाइड, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर्स नोट, थर्ड ऑप्शन है हैंड्स आउट और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। प्रस्तुतिकरण के लिए आपका स्लाइड्स, स्पीकर नोट्स और हैंड आउट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कुल कितने मेन्यू होते हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 10। तो इसका आंसर है ए, 8। पावर पॉइंट में आपके 8 यानी कुल 8 मेन्यू होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शिक्षा अर्थ होता है। कंप्यूटर की शिक्षा अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है हार्डवेयर का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का ज्ञान, थर्ड है और वह दोनों ही और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, और वह दोनों। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ज्ञान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ है। पहला ऑप्शन है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में, थर्ड है आपका शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षण कंप्यूटर में उपयोग, अनुदेशन में प्रस्तुतिकरण में उपयोग करना। तो ये आपका शिक्षा कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है ईमेल,
दूसरा ऑप्शन है ई कॉल, थर्ड है इंटरनेट और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग आपका ईमेल, इंटरनेट और ई कॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है। पहला ऑप्शन है सूचनाओं को संचित करना, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण करना, थर्ड है आपका प्रदत्तों का विश्लेषण करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य आपका सूचनाओं को संचित करना, संप्रेषण करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कंप्यूटर में लाभ होता है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन में, दूसरा ऑप्शन है शोध कार्यों में, थर्ड है आपका औपचारिक शिक्षण में और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। शिक्षा कंप्यूटर के लाभ में आपका शैक्षिक निर्देशन में लाभ मिलता है, शोध कार्यों में लाभ मिलता है, औपचारिक शिक्षण में भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के माध्यमों का उपयोग आपका छात्रों के एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय बनाना, शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना, शिक्षण में कला और विज्ञान का समन्वय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को डैश की संज्ञा दी जाती है। पहला ऑप्शन है विद्युत मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है मानव मस्तिष्क, थर्ड ऑप्शन है आठवां अजूबा और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, विद्युत मस्तिष्क। यानी कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो इसका आंसर है ए, 5। यानी कि आपका 5 आपका डिजिटल कंप्यूटर में विकास में 5 पीढ़ियाँ मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर है ए, 2। तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये 2 प्रकार के तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 7। इसका आंसर है ए, 4। कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों में अगर विभक्त किया जाए तो वो 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आपका मिनी कंप्यूटर और लास्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 भागों में डिजिटल कंप्यूटर को विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का गुण या विशेषता है। पहला ऑप्शन है छोटा आकार, दूसरा ऑप्शन है कम कीमत, थर्ड है आपका शक्तिशाली कार्य क्षमता और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता में आपका छोटा आकार, कम कीमत और शक्तिशाली कार्य क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य हैं। पहला ऑप्शन है कार्डों की सूचनाओं को संचित करता है, दूसरा ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन को भी संचित करता है, थर्ड है आपका संचित सूचनाओं में से अपेक्षित प्रदत्तों का चयन किया जाता है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के कार्य में आपका कार्डों की सूचनाओं को संचित करना, अभिक्रमित अनुदेशन को भी संचित करना और संचित सूचनाओं में से अपेक्षित प्रदत्तों का चयन करना आपका कंप्यूटर के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोलूरो और डेविस ने कंप्यूटर की शिक्षण प्रक्रिया को कितने पक्ष में विभक्त किया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है आपका 5। इसका आंसर है ए, 2। यानी कि स्टोलूरो और डेविस ने कंप्यूटर की शिक्षण प्रक्रिया को 2 भागों में यानी 2 पक्षों में विभक्त किया है। पहला है आपका पूर्व अनुवर्ग शिक्षण पक्ष और दूसरा है आपका अनुवर्ग शिक्षण पक्ष। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। स्टोलूरो और डेविस ने कंप्यूटर की शिक्षण प्रक्रिया को 2 पक्षों में बांटा। पहला आपका है पूर्व अनुवर्ग शिक्षण पक्ष और दूसरा आपका अनुवर्ग शिक्षण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है शिक्षण तथा अनुदेशन में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के शोध कार्यों में, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा निर्देशन व परामर्श में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग के क्षेत्र की बात करें तो वो शिक्षण तथा अनुदेशन में किया जाता है, शिक्षा के शोध कार्यों में किया जाता है और शिक्षा निर्देशन और परामर्श में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है ए, 2। दूरवर्ती अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। पहला है स्थानीय प्रयोग और दूसरा है प्रसारण का प्रयोग।
क्या है पहला? दूरवर्ती अधिगम में आपका पहला है स्थानीय प्रयोग और दूसरा है प्रसारण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अधिक प्रभावित किया। पहला ऑप्शन है अनुदेशन पद्धति, दूसरा ऑप्शन है शोध कार्य, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के क्षेत्र में आपका अनुदेशन पद्धति, शोध कार्य और परीक्षा प्रणाली को कंप्यूटर ने अधिक प्रभावित किया है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसने व्यापार, उद्योग और शासन प्रणाली पर भी सबसे ज़्यादा फोकस किया, यानी उसको भी प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण से कंप्यूटर को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर है ए, 3। संरचनात्मक दृष्टिकोण से कंप्यूटर को 3 विभागों में विभक्त किया जाता है। पहला है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है इनपुट युक्तियाँ और थर्ड है आपका आउटपुट युक्तियाँ। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। संरचनात्मक दृष्टिकोण से कंप्यूटर के भाग हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा इनपुट युक्तियाँ और थर्ड है आपका आउटपुट युक्तियाँ। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति यानी कि मेमोरी कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है ए, 2। यानी कि स्मृति को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आंतरिक स्मृति और दूसरा है बाह्य स्मृति। ध्यान रखेंगे कंप्यूटर की स्मृति के भाग कौन से हैं? आंतरिक स्मृति और बाह्य स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके कंपाइलर, यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर है ए, 2। कंप्यूटर द्वारा आपका 2 भागों में 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषाओं में शामिल है। पहला है फोर्टेरन, दूसरा ऑप्शन पास्कल, थर्ड ऑप्शन है आपका कोबोल और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की भाषाओं में आपका फोर्टेरन, पास्कल और कोबोल ये तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, थर्ड है आपका कीबोर्ड और लास्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है डी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड जिसे हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करना, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति को जागृत करना और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से किया जा सकता है? जैसे है आपका कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं, शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का भी जागृत कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा वीडियो। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से 2 बार ज़रूर देखिए। स्पीड में ही देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, पर इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।